अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ अल हसन एकेडमी बायो लेक्चर्स हैं हमारे पास 9th क्लास के। चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे थे बायो एनर्जेटिक्स का, ठीक है। तो उसका आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को हमने डिस्कस किया था पहले कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो मैं आप लोगों के सामने दोबारा से रख दूं कि रेस्पिरेशन का टॉपिक हमने डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं, ठीक है। तो बर्निंग प्रोसेस में क्योंकि ऑक्सीजन हमें ज़रूरत होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, जो कि किसी भी फ्यूल के मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह सेम वे में अगर हम बात करें किसी ऑर्गेनिज़म की, तो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी खुराक के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, उनको तोड़ने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू टूटते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह हमारे पास प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो ऐसे सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस को हमने सेलुलर रेस्पिरेशन कहा था, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें टाइप्स पढ़ी कि टाइप्स जो होती हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, एरोबिक और एनारोबिक होती है। एरोबिक वो होते हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेट करते हैं, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सांस लेने वाले जानदारों को हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह से एरोबिक में हमारे पास कम्प्लीटली जो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, पायरोविक एसिड बनाता है, और इस तरह से पायरोविक एसिड जो है हमारे पास कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। फिर हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हमने फर्मेंटेशन का नाम दिया, उसको स्टडी किया कि किस तरह से हमारे पास इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स पायरोविक एसिड के ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन को डिस्कस किया। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। बेसिकली ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस आ जाते हैं इसमें, इसीलिए हम इसको यहाँ पे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज़्म जो है रेस्पिरेशन का, इसको स्टडी करने के लिए हमें पूरे के पूरे जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के जितने भी तमाम स्टेप्स या रिएक्शंस आते हैं ना, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये हमारे पास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे इनके 3 मेन स्टेजेस की। नंबर 1 जिसमें हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में स्टडी करेंगे, नंबर 2 पे हम क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है हमारे पास, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम 6 कार्बन कंपाउंड जो कि ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं इंटू 3 कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं हम, 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं 3 कार्बन के, जिनको हम पायरोविक एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, ये ज़्यादातर हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है, और इसके लिए हमारे पास इस स्टेज को करने के लिए ऑक्सीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। ऑक्सीजन हो या ना हो तो मसला नहीं है। उसके बाद है हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशंस में हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हो जाए तब भी ठीक है, ना मिले तो तब भी ठीक है, ठीक है। 6 कार्बन जो कंपाउंड है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकोज, वो कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड 3 कार्बन के कंपाउंड। सेकंड वन स्टेप आ जाता है हमारे पास क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब जब पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं ATP, NADH और FADH2 की फॉर्मेशन के साथ साथ, ठीक है। क्या मैंने कहा, जब भी हमारे पास ATP मतलब कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NAD जो हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसको हमने बोला था NADH, एंड FADH2 मतलब कि फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइडाइंस वगैरह, ये भी हमारे पास एक कोएंजाइम होता है। जैसे NAD होता है ना, इसी तरह NADH होता है, ठीक है। तो NAD हमारे पास होता है बेसिकली जो FAD जिस तरह से होता है, इसी तरह से हमारे पास NAD होता है। FAD फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, और इसी तरह हमारे पास NAD होता है। तो जब NAD हमारे पास 2 हाइड्रोजन गेन करता है और रिड्यूस होके ये क्या बना लेता है, FADH2, ठीक है। FAD से क्या बन जाएगा, FADH2, जब ये 2 हाइड्रोजन जो है वो हासिल करेगा और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में हमने क्या पढ़ना है,
क्रैब साइकिल में एंटर होने से पहले जो पायरोविक एसिड होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है टू कार्बन कंपाउंड, जिसको हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए का नाम दिया। ठीक है, नीचे ये रिएक्शंस के ज़रिए आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी, यहाँ पे आप लोग बस इसका ख्याल रखें। थर्ड वन स्टेप था हमारे पास, दोबारा से सुन ले। क्रैब साइकिल क्या होता है, जब पायरोविक एसिड हमारे पास कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल किसकी फॉर्मेशन के साथ, ATP, NADH और FADH2 की फॉर्मेशन के साथ साथ हमारे पास पायरोविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास जी, उसके बाद क्रैब साइकिल में एंटर होने से पहले जो पायरोविक एसिड होता है ना, वो चेंज हो जाता है टू कार्बन कंपाउंड, जिसको हम एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। ठीक है, थर्ड वन स्टेप आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली हमारे पास ये फाइनल स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। ठीक है, ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स को ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करता है जी, ये ट्रांसफ़र कर देता है। इनके स्टेप्स में, इस स्टेप में क्या होता है, NADH और FADH2 रिलीज़ होते हैं, रिलीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन। मतलब कि NADH और FADH2 हमारे पास क्या करते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। पहले NAD और FAD रिड्यूस हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन हासिल करके रिड्यूस हो जाते हैं NADH और FADH2 में, और फिर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन्स को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं, और यही एनर्जी जो है हमारे पास आगे जाके ATP बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, एट द एंड हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, ये आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और वाटर बना लेते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन्स जो हैं रिलीज़ करते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन आगे जाके क्या करते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरते हैं और अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके ATP की सिंथेसिस होती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द चेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन्स कंबाइन हो जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और क्या करते हैं जी, वाटर बना लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के सामने 3 स्टेप दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज जिसमें हमने बोला कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, जो कि क्या टूटता है 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसको हमने पायरोविक एसिड का नाम दिया। ठीक है, ADP और NAD की मौजूदगी में 2 पायरोविक एसिड प्लस ATP बनेगा और NADH क्या बनेगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसको हमने बोला, ठीक है, जो कि क्रैब साइकिल में बना हमारे पास, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ADP, FAD और NAD तीनों के कॉम्बिनेशन से कोएंजाइम ए, मतलब कि एसिटाइल कोएंजाइम ए पर एक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ATP बनेगी, NADH और FADH2 बनेंगे। ठीक है, अब ये वाला NADH और FADH2 जो है, इन्होंने आगे जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये हाइड्रोजन वाटर बनाएंगे, ATP रिलीज होगी, NADH पॉजिटिव और FADH पॉजिटिव हमारे पास रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ गाइज़, आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें और सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।